नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉयसशाला में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी उम्र का लिहाज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र क्या है, उन्होंने ये देखा कि मेरा सपना क्या है। क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपके सपनों में आपके अंदर हौसला है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसी मिसाल हमारे साथ है। मैं बात कर रही हूँ आलोक सिन्हा जी की। एक बहुत ही अच्छे कवि हैं जिन्होंने एक या दो नहीं, पूरी 3 पुस्तकें अपने जीवन में लिखी हैं, जिनमें बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं और वो समर्पित हैं उनकी बहन, उनकी माता और उनकी पत्नी को। आइए आज जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में और प्रेरणा लेते हैं ताकि हम भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आलोक सिन्हा जी। आप हमारे आदरणीय साहित्यकार हैं, वरिष्ठ हैं और हम आपका वॉयसशाला में बहुत बहुत सत्कार करते हैं। नमस्कार। तो आपकी ये जो शुरुआत हुई, कविता में इतना रुझान, इस उम्र में भी आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक आपने अपनी बहन को समर्पित की, एक आपने अपनी माता जी को समर्पित की, एक आपने अपनी पत्नी को समर्पित की। इसे देखकर लगता है कि आपके जीवन में महिलाओं का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। आप बहुत प्रभावित रहे उनसे। तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई, कैसे आपको कविताओं में रुचि आई? मुझे जन्म से ही कविता का और साहित्य का वातावरण मिला। मेरी जो बड़ी बहन जी थी कुसुम सिन्हा, वो सन 1948 से ही मंच पर आ गई थी और मैं तब 6 साल का था। और उसके बाद में समय समय पर जो उस समय के प्रसिद्ध गीतकार थे वो सभी लगभग घर पर आते जाते रहते थे। तो एक काव्यात्मक वातावरण मुझे वहाँ पर मिला। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो और जब बहन जी जो थीं, पहले बड़े भाई साहब के साथ कभी सम्मेलनों में जाती थीं और उसके बाद फिर मैंने इंटर पास किया तो फिर भाई साहब की नौकरी लग गई, तो फिर मैं उनके साथ जाने लगा। तो कभी सम्मेलनों का भी वातावरण मुझे मिला। उससे फिर लिखने की प्रेरणा मिली और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और सन 1958 में मेरी पहली रचना जो थी धनुषभंग, एक व्यंग्यात्मक कविता थी, वो रचना थी। तो वो हास्य व्यंग था, तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, तो उससे और प्रेरणा मिली मुझे। और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद में फिर 1962 में जब ये चीन का आक्रमण हुआ तो फिर मैंने एक गीत लिखा जी। और उसमें आकाशवाणी से एक फिर ये भी आया था कि आप अपनी जो इसकी चीन के आक्रमण से संबंधित रचनाएं लिखी हैं वो आप हमें भेजें। तो कविताएं तो बहुत थी, लंबी लंबी वैसी पढ़ी जाने वाली, लेकिन गीत नहीं लिखे थे किसी ने। तो मैंने पहला गीत लिखा था वो, और उसकी बहुत प्रशंसा हुई और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। सुनाइए थोड़ा सा वो गीत। मातृभूमि किसको प्यारी है, आज परीक्षा की बारी है। मातृभूमि किसको प्यारी है, आज परीक्षा की बारी है। कितने शेखर और भगत सिंह, नेताजी से सेनानी हैं, कौन अमर सिंह और शिवाजी, सा भारत में अभिमानी है। किस राणा प्रताप के मन में कितनी सुलगी चिनगारी है,
आज परीक्षा की बारी है। कितनी सारंधा जीवित है, मतवाली झांसी की रानी। कितने भामाशाह शेष हैं, कितने हैं दधीच से दानी। तन मन धन अर्पित करने को किसकी कितनी तैयारी है। आज परीक्षा की बारी। तपसी विश्वामित्र हिमालय, किससे कितनी आशा बांधे। राम लखन प्राणों से प्यारे, किस दशरथ से जाकर मांगे। कौशल्या की ममता कितनी, सत्य प्रणों पर बलिहारी है। आज परीक्षा की बारी। बहुत ही सुंदर, कितना, और आपको कंठस्थ है आज भी। कितने साल हो गए इस बात को, लेकिन आपको आज भी अपनी चीज है, स्वयं लिखी हुई है और कंठस्थ है। बहुत सुंदर बात है। तो आप एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद आपने ये चयन किया कि अब जो है इतनी कविताएं आप लिख चुके हैं, उन्हें पब्लिश किया जाए। तो ये किस सन में आपने फैसला लिया? ये सब जब इसमें साहिबाबाद में मैं आ गया तो कभी सम्मेलन उस पर तो सुनते ही रहते थे लोग, उसमें थे। जब बुलंदशहर गया तो फिर एक गोष्ठी में जाना पड़ा और फिर वहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई तुम आप इतने दिन से लिख रहे हो, क्यों नहीं करते। फिर पत्नी ने, बेटे ने, उन्होंने कहा कि इतना सारा वो है, खाली पड़े हैं, आप क्यों नहीं छपवा देते हो। तो वहाँ से फिर एक भूमिका बनी और उसमें बेटे ने और पत्नी ने पूरा सहयोग दिया। काफ़ी जोर दिया और इन्होंने फिर इकट्ठा करा सामान। और उसके बाद में फिर पहली पुस्तक जब आई तो उससे बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ा कहते हैं प्रसन्नता मिली। तो फिर ये सोचा कि अब दूसरी किताब भी। ये सामग्री तो मतलब मैं रिटायरमेंट से पहले छपवा सकता था, क्योंकि मैं सन उससे 60 से लिख रहा था, 58 से। तो इसकी रचनाएं तो थी, लेकिन ये सोच जो थी वो ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि एक बार जब कोई भी चीज, जैसे ये किताब है, अब हाथ में लेते हैं, पढ़ते हैं, तो ये धरोहर है। आप आगे आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ेंगी और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उन पर। जब इतना अच्छा इतिहास जो है, इतनी अच्छी कविताएं जब वो पढ़ेंगे, तो साहित्य सजो कर रखना बहुत जरूरी है। तो साहित्य को सजोने वाली बात है। और फिर आपने 2022 में भी एक किताब निकाली, 23 में भी निकाली और फिर 24 में। और बड़ी खुशी की बात है कि पूरी उम्मीद है 2025 में भी आपकी एक और नहीं, बिल्कुल तैयार है वो। थोड़ी सी और सोच रहा हूँ 2-4 गीत और हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, एक और गीत माला हम सुन पाए आपसे। तो ये जो प्रेरणा है, क्योंकि आपने तीनों किताबों में अपनी माता जी को समर्पित किया, अपनी बहन को समर्पित किया, आपकी धर्मपत्नी को समर्पित किया, इसके पीछे कोई खास कारण? नहीं, पहली पुस्तक कहती है कि बहन जी कुसुम सिन्हा वो ही प्रेरणा थी, वो ही सारे उसका आधार थी कविता लिखने का उसका। और मुझसे 14 साल बड़ी थी वो। 14 साल बड़ी थी। तो उनको मतलब समर्पित करने का तो अधिकार उनका बनता था। वो माँ समान हो जाती हैं, जो बहन से भी जो ज्यादा। कुछ मैंने लिखा उनकी सहायता से, और शुरू में उन्होंने ही ज़्यादा प्रेरित किया, ठीक करके कवि के नाम को उसको दिया। उसके बाद दूसरी भी माता पिताजी तो पूज्य होते ही हैं और उनका वो था। और दूसरी बात ये कि वो भी साहित्य में रुचि रखती थी। माता जी की तो ये स्थिति थी कि रात को जैसे कभी अक्सर बिजली पहले कम आया करती थी, तो अगर बिजली नहीं आती थी तो लालटेन जला के कहानी जब तक ना पढ़ने 11-12 बजे तक वो सोती नहीं थी। क्या बात है। तो फिर उनको, फिर मैंने कहानी जो टूटी कड़ियाँ हैं उनको समर्पित की। और तीसरा ये कि जो पुस्तकें छपी वो पत्नी के प्रेरणा से छपी सारी की सारी और इन्हीं का सारा सहयोग रहा उसमें। तो
तो वो तीसरी पुस्तक मैंने इसलिए इनको बहुत अच्छे विचार हैं। और ये सोच अगर हमारी हो ना कि हम अपने परिवार को पहले पूजे, क्योंकि वही पूरा संसार है, और जहाँ से प्रेरणा मिली, जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने पूरी उम्र हमारा साथ निभाया, उन्हें श्रेय देना बनता है। और ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा विचार है। तो आपके मन में कभी ये आता है कि यूं तो आप कई मंचों पर अपनी कविताओं का प्रसारण करते हैं, सुनाते हैं, गीत आप बहुत सुंदर लिखते हैं, आपका कोई अपना प्रिय गीत जो आपके मन को बहुत भाता है? अपना गीत मोस्ट फेवरेट? अपना गीत तो मतलब कई हैं, बड़ी बड़ी रचना है। उसके बाद में मैं छोटा वर्षा गीत सुनाता हूँ। मेघ घिर आए गगन में, 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 लोचनों को नीर लेकर, पीर की जागीर लेकर, सुप्त सब सुधियाँ जगाने, अंतर के नंदन वन में, मेघ घिर आए गगन में। झुक रहा बैरी अंधेरा, घुट रहा घर द्वार मेरा, झुक रहा बैरी अंधेरा, घुट रहा घर द्वार मेरा, घुट रहा घर द्वार मेरा। कौन सा ये विष घुला है आज की शीतल पवन में, मेघ घिर आए गगन में। तुम हमारे हम तुम्हारे, पर नदी के दो किनारे। सर, आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी प्रेरणा है, वो तो हम समझ ही रहे हैं कि आपकी परिवार, आपकी जीवन में जितनी महिलाएं रही उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन ये जो सकारात्मकता है कि अपनी रचनाओं को हमेशा उनको लिखना है, याद रखना है कि मैंने, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग अब लिखना भूल चुके हैं, मोबाइल का ज़माना है, लिखना पसंद नहीं करते हैं। और अगर एज अ पोइट मैं भी ये बात समझती हूँ कि अगर तुरंत बात को, अपने विचार को लिखा ना जाए तो हम भूल जाते हैं, और दिमाग से निकल जाता है। तो आप अपने जैसे कार्यकाल में कितने व्यस्त रहे होंगे, और उस समय में आपको लिखना भी एक आनंद का अनुभव देता होगा, तो ये समय आप कैसे निकाल पाते थे? समय की ये कि जैसे कि गोष्ठी में हम लोग गए, कविताएं दूसरों की सुनी, तो कभी कोई शब्द, कभी कोई बात, और कभी कोई पंक्ति ऐसी मन को छू जाती थी कि फिर उस पर सोचने को उसको मन करता था। फिर अपनी सोचते सोचते अपने कोई पंक्ति अपने दिमाग में आ गई, तब तो वो गीत का आधार बन जाती। गीत का आधार। उसके बाद में फिर जब मैं यहाँ साहिबाबाद आ गया, तो फिर यहाँ पे कोई अपनी सोसाइटी नहीं थी, कोई वही नहीं था, और फिर अपने वहाँ पे सोसाइटी में भी एक दूसरे से मिलने की किसी की रुचि नहीं होती। तो फिर अकेलापन जो हुआ, तो उससे फिर रात को जैसे सोते थे, नींद नहीं आती थी, तो कोई रचना तब ऐसे लिखती चले, और वही सिलसिला अब तक चल रहा है। अकेलापन है अब तो लिखने का आधार, मतलब ये है। तो कितनी सुंदर बात है कि आपका जो लिखना है ये आपका मित्र बन गया, आपका साथी बन गया, आपका जीवन साथी की तरह है कि भाई लिखना ही लिखना है। और लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, बहुत मुश्किल काम है। और जिन लोगों को लिखने की आदत होती है वो मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रॉपर पैड चाहिए, पेन चाहिए अपनी बात को लिखने के लिए। ये बहुत सुंदर है, और ये एक तरह से लुप्त होती जा रही हैं चीजें। आज के समय में जितने भी कवि हैं वो लिखना पसंद कम करते हैं, मोबाइल पे टाइप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में जब समय मिला तो उसको फेयर कर लिया, तो वो बहुत इजी हो गया है। तो आप इतना जो लिखते हैं, आप ये बताएं कि आपका रस कौन सा सबसे प्रिय है जिस पर आप लिखना पसंद करते हैं? विरह पे लिखते हैं या
क्या है आप? अब तो मतलब दूसरा चैन बदल गया। पहले तो प्रेम था पहले, उसके बाद में मैंने शुरू में निराशावादी रचनाएं लिखी। मैं सुनाऊं मुझे जिंदगी देने वाले, मुझे जिंदगी देने वाले, तुझसे भारी भूल हुई है। क्या केवल मेरे अभाव से तेरा जग सूना रह जाता, क्या केवल मेरे अभाव से तेरा जग सूना रह जाता। धरती तो ये पहले से ही दुख में सारी डूब रही थी, सांस सांस बोझिल उन मन सी हार अश्रु का गूंथ रही थी। जग की इस आकुल सरिता में यदि मेरे कुछ अश्रु न मिलते, तो क्या तेरा दुख का सागर बहुत अधिक खाली रह जाता। मुझे जिंदगी देने, मतलब बड़ी निराशा है इसमें। एक समय जीवन में ऐसा आता ये है, बहुत पसंद किया गया था, जब ऐसा लगता है कि क्यों जी रहे हैं, क्या आधार है, क्या जिंदगी का मकसद है, ये बातें मन में बहुत जहन कर जाती हैं। आपको प्रेरणा अपनी दीदी के अलावा किससे मिली? कोई और है जिन्हें आप पढ़ते हो? सब तरह के जो कवि आते थे, कुछ निराशावादी भी लिखते थे, कुछ आशावादी भी लिखते थे, तो उसमें घुली मुली प्रतिक्रिया, और फिर जहाँ जिस बात के लिए प्रशंसा मिलती थी, प्यार मिलता था उस पर श्रोताओं का, तो उस तरह भी वो झुक जाते थे। अभी इस समय में उम्र के इस पड़ाव पर आप क्या लिखते हैं? अब तो यही है कि जनता से ये कहें कि लोग जो हैं आजकल मोबाइल में इसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, टीवी में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो अब सबको मतलब ये है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। बहुत सही बात। हम नेताओं को भी देख रहे हैं कि कुछ का कुछ बोल जाते हैं, उनके पास में भाषा नहीं है। तो यही कहूँगा मैं कि वो कुछ बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य, अच्छी रचनाएं, तो कुछ उन्हें नया सीखने को भी मिलेगा, भाषा का स्तर भी उनका अच्छा होगा, और मेरे ख्याल से शालीनता भी आएगी। शालीनता, और ये हमारी धरोहर है, ये हमारा समाज जो है, ये जो हमारी कहते हैं ना संस्कृति है, तो इस संस्कृति को अगर हम संभालेंगे नहीं और अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो वो कैसे जान पाएंगे कि कितना अच्छा लिखा जा चुका है और कितनी मधुरता है, कितना मिठास है इसके अंदर। तो उस मिठास को अगर अनुभव करना है जीवन में, तो पढ़ना पड़ेगा और अच्छे शब्दों का चयन करना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात है। आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर तो सकारात्मकता बहुत है, आप अपने मन के जितने विचार हैं उन्हें आप लिख डालते हैं, चाहे वो दुख हो, विरह हो, प्रसन्नता हो, हर्ष उल्लास, कुछ भी है, प्रेम है, आपने लिख के अपनी बात को कर दिया, तो वो एक तरह से लाइफ में डिटॉक्स हो गए। कोई नेगेटिविटी है, कोई पॉजिटिविटी है, उसको लिख डाला, तो वो जब लिख दिया तो ऐसा लगता है कि अब ये काम हो गया, अब आगे नेक्स्ट। तो ये जीवन में एक मुझे लगता है कि दवाई का काम करती है कविता, है ना? गीत दवा का काम करते हैं। अपना ही गीत स्वयं को आराम देने लगता है और सुकून देने लगता है जब हम उसे गुनगुनाते हैं बार बार, और किसी और को गुनगुनाता सुन ले तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। आप क्या देना चाहते हैं संदेश आने वाली पीढ़ी को जो कविताएं लिखती हैं? यही है कि हम पुरानी जो संस्कृति है थोड़ी सी, और जो पीछे नहीं ले जाती, हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, उस दिशा में हम चलें आगे। और उसी के आधार पर मैं जो कविता में नहीं कह पाता हूँ, तो फिर उस कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूँ मैं। कहानियां कितनी लिख ली आपने? कहानियां कितनी लिख ली? कहानियां 20 के करीब हैं, जो 10-10 हैं इसमें दोनों में। अच्छा। एक उपन्यास अब शुरू किया है, फिर देखिए पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। और उसमें हाँ बस यही है कि पुरानी संस्कृति जो अच्छे रूप में है उसको लेने की कोशिश की है मैंने। एक दूसरी नई संस्कृति है
और उसको दोनों को सम्मिश्रण करके ले चलने का मेरा उद्देश्य है उसमें, उपन्यास में। अब देखिए कहाँ आपने जो जीवन जिया 83 इयर्स, हम तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि आप जो है 100 साल से भी ज्यादा जिए और हमारे बीच इसी तरह एक अच्छा इतिहास, एक अच्छा साहित्य हमें प्रदान करते रहें। अब आप ये बताएं कि अपने इस 83 इयर्स में जो आपका समय, आपने जीवन जो धरती पर जिया, आपने क्या सीखा और क्या संदेश है जो आप समाज में देना चाहते? कोई एक संदेश बस यही है मेरा कि कुछ लोग पढ़ने की तरफ, नया सीखने की तरफ, पुरानी उसमें रूढ़ियों में जाने की बजाय कुछ अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे लेख पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। तो उस दिशा में अब कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, लेख हैं या कुछ और रचनाएं हैं, वो ऐसी पढ़ने की तरफ पीढ़ी को प्रेरित करें। अब इंग्लिश स्कूल हैं जैसे, वो अच्छे साहित्य की तरफ ले ही नहीं जा रहे, साहित्य का मतलब ही नहीं उनका, अंग्रेजी ही उनका प्रायोरिटी है। हाँ, तो ऐसी पीढ़ी जब फिर समाज में आएगी तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुरीतियाँ, समझिए कुरीतें ही कहूँगा मैं। हिंदी दिवस मना लेंगे हम, लेकिन हिंदी को समझ नहीं पा रहे। हिंदी कितनी प्रिय है, हिंदी कितनी मीठी है, और हिंदी हमें कितना कुछ सिखाती है। हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है, माँ को तो जब तक माँ नहीं किया कहा तो वो आनंद नहीं आया, वो मिठास महसूस नहीं हुई, मिश्री जैसी। तो बहुत जरूरी है कि हिंदी को समझें, हिंदी को प्यार करें, क्योंकि अपनी बात रोते हुए हम हिंदी में कहते हैं, है ना, हंसते हुए हिंदी में कहते हैं। तो फिर हम क्यों दिखावे में रहें? अंग्रेजी पढ़ना या उसे कहना, उसमें बोलना कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी चीज को भूलकर फिर उसे अपनाना गलत है। जी जी जी, बहुत अच्छे विचार आपके। कोई एक ऐसी कविता अंत में आप हमें सुनाएं जो आपके जीवन को समझने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, हम आपके जीवन को और करीब से जान पाए उस कविता के जरिए। कौन सी सुनाऊं? मरघट सुना दीजिए। मेरे गीत वही बस गाए जिसके अधरों पर मुस्कानों की छाह नहीं। मेरे गीत वही बस गाए जिसके अधरों पर मुस्कानों की छाह नहीं। शब्द शब्द भीगा है मेरे गीत का इस जगती के नयनों के सावन से। हर सांस व्यथा का आंचल छू आती, भावना बंधी है दुखियारे मन से। मेरे स्वर बस वो दोहराए जिसके घायल अंतर की मिटती दाह नहीं। मेरे गीत वही बस गाए जिसके अधरों पर मुस्कानों की छाह नहीं। जाने क्या रिश्ता है तूफानों से, चाहा फिर भी अलग नहीं हो पाते। बाह पकड़ कर चलती तेज हवाएं, कभी पाँव में आंसू गढ़ गढ़ जाते। मेरे पीछे बस वो आए जिसको बाधाओं की कोई परवाह नहीं। मेरे गीत वही बस गाए जिसके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी मिली और जीवन में एक नई प्रेरणा मिली कि किस तरह अपने जीवन को पॉजिटिवली जीना चाहिए, और जो जो अनुभव होते जाएं उन्हें लिखते चले जाइए ताकि वो आपके और बाकियों के जीवन में भी एक उजाला भर सकें। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार।